एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं और आप, अगर हम दो लोग बात करने पर आ जाएं, तीसरा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारी बातों को हम दोनों के डिवाइसेस के अलावा से उसको ट्रेस आउट कर ले। इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, हजारों लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, तो अगर कोई चाहे तो मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से क्लोन कर सकता है। तो हमने मान लो 1 किलो प्याज खरीद लिया, 2 किलो आलू खरीद लिए, तो आलू प्याज जितना भी होगा हम एक हाथ से आलू लेंगे, दूसरे हाथ से हम उसको पैसे देंगे। लेकिन इसी मनी को आजकल के टाइम पर एक और प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। आप लोग जब भी मोबाइल फोन निकालते हो, किसी की फोटो खींचते हो, तो आप उसमें एडिटर लगा देते हो, ये गालों पे रूज ऐसा लग जाए, मजा ही आ जाए। एक वर्चुअल दुनिया को क्या कर रहे हो? ऑगमेंट कर रहे हो। दिस वुड बी नोन एज व्हाट? ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर वर्चुअल रियलिटी की बात करेंगे तो यू गेट कट्स ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड। ये ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा, 100% होगा। इंडिया एआई मिशन जो है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जहां पर हम लोग आपके साल भर के करंट अफेयर्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के उन सभी इंपॉर्टेंट पोर्शंस को पढ़ने की कोशिश की थी जो कि इस पूरे साल न्यूज में बने रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, इस बार के प्रीलिम्स में आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 2025 जो ईयर है वो आपके क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए डेजिग्नेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उसके जितने भी प्रोविजंस बनते हैं उनके कुछ बेसिक्स भी हैं, एट द सेम टाइम कुछ करंट इवेंट्स भी रहे हैं। सेम टू सेम टाइम आप सबको पता है कि डीप सीक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए जब भी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो या तो वो बायोटेक्नोलॉजी से मिलते हैं या तो वो आईसीटी से मिलते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आज का हमारा चैप्टर भी है। आपको अगर फर्दर कोई भी कंफ्यूजन किसी टॉपिक में लगे तो आप मुझे आराम से इस टेलीग्राम चैनल पर रीच आउट कर सकते हो, और भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मैं वहां पर शेयर करता हूं। एग्जाम के लास्ट टाइम पर मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी से रिलेटेड शेयर करूंगा, तो डेफिनेटली आप लोग उससे जुड़े रहना। यहां पर हम लोग आज बेसिकली इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18-20 टॉपिक्स के आसपास हमारे आईसीटी के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। जब भी आप लोग व्हाट्सएप को ओपन करते हो तो व्हाट्सएप ओपन करते टाइम ही जब भी कोई नया मैसेज आपके पास आता है तो आपने देखा होगा, कोई जब अननोन नंबर से आता है तो उसमें ऊपर ही लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, लिखा होता है हमेशा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं और आप, अगर हम दो लोग बात करने पर आ जाएं, तो तीसरा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारी बातों को हम दोनों के अलावा, हम दोनों के डिवाइसेस के अलावा से उसको ट्रेस आउट कर ले। आप सबको पता होगा कि जो बहुत सारे गवर्नमेंट्स होते हैं अलग अलग देशों के, उन लोगों का प्रेशर होता है ऐसे कंपनीज पर लाइक व्हाट्सएप, मेटा। वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग यार इतना सिक्योर जो टॉक कर रहे हो, दो लोगों के बीच की बात को जो इतना ज्यादा तुम लोग सीरियस नोट पर ले जाके तुम लोग बिल्कुल सिर्फ 1 और 2, बस यही 2 इंसान जान सके, यार इसके थ्रू इन लोग का कम्युनिकेशन इतना डिस्क्रीट हो जाएगा कि इसको टेररिस्ट लोग भी रूट करने लगेंगे। जब उनको यह बात पता चल जाएगा कि भाई इसको तो कोई टैप ही नहीं कर सकता है, फिर तो जायज सी बात है, फिर तो कोई भी टेररिस्ट हो या फिर कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल जो सोसाइटी के होते हैं वो सब लोग वैसी चीजों को पार्टिसिपेट करेंगे। हम कभी भी ट्रेस कर ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार ये फेक न्यूज जो व्हाट्सएप पर आज के टाइम पर इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है उसका सोर्स कहां से आया है, किसने सबसे पहली बार उसको फॉरवर्ड किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कभी भी एज ए थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को नहीं मिल पाएगी। अब इस सिचुएशन में लेकिन अगर आप ऐसे टेक जायंट्स की बात करते हो तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहाना देते हुए वो अपने सभी ऐसे चैनल्स पर बिल्कुल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कर देते हैं। वो आपके फेसबुक मैसेंजर की बात हो या फिर आपके इंस्टाग्राम के मैसेजेस की बात हो, ट्विटर के मैसेजेस की बात हो, व्हाट्सएप की बात हो, या फिर कोई भी आज के टाइम पर जो भी चैटिंग प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अपने को चाहिए।
नाउ द थिंग इज कि यार आखिर एंड टू एंड इंक्रिप्शन इतना क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पर हम लोग इतना मतलब ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर जरा आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडियन आर्मी ने अभी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव, संभव का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये इन्होंने कुछ तो स्टार्ट किया है। अब संभव के बारे में हम लोग पढ़ें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो लगता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, उसकी थ्योरी हम लोग को पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, जैसे कि हम लोग समझते हैं इस चीज को। हम लोग बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं। मान लो कि एक बंदा है यहां पर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है जिसका नाम है ए, और दूसरा पर्सन है जो कि यहां पर बैठा हुआ है जिसका नाम है बी। ये दो लोग आपस में बातचीत करने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक मैसेज लिख के भेजा, हेलो। ये हेलो जो है वो ट्रांसफर होते हुए इनके व्हाट्सएप पर भी अपीयर होता है हेलो, सेम टू सेम टाइप। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर कोई भी थर्ड पर्सन अगर इस पूरे ट्रांसफर को देखता है तो वो भी इस पूरे मैसेज को पढ़ सकता है कि इन्होंने भाई हेलो लिखा था, पढ़ लिया मैंने तो। अब ए क्या करेगा कि बोलेगा कि यार हम लोग एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप करते हैं, मजा आएगा, जिसको सिर्फ मैं और तुम समझते हो, बस वही लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखो हम लोग इसको अपने 4 अल्फाबेट्स आगे शिफ्ट कर देते हैं, या 2 अल्फाबेट आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो एच का हो जाएगा एच जी एच, जे हो जाएगा, ई का हो जाएगा जी, एल के एल एम एन ओ पी क्यू। अब जे जी एन एन क्यू, ये मैसेज इन्होंने टाइप तो हेलो ही किया था, लेकिन तुरंत के तुरंत इनके मोबाइल फोन ने क्या किया, इसको एक ऐसा कोड कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई जो भी मैं टाइप करूं उसमें +4 लेटर्स ऐड कर देना। और इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। अब यही सेम मैसेज क्या होगा, सेम मैसेज यहीं पर पहुंचेगा JGNNQ। अब क्या, एक बात बताओ, अगर कोई भी पर्सन बीच में रहेगा जो कि इसको ट्रैप करके पढ़े JGNNQ, और सोचो ऐसे कोई भी बातचीत होगी, तो क्या इस पर्सन को कभी भी, मान लो कि ये पर्सन हमारे लिए एक्स है, तो क्या एक्स पर्सन को कभी भी बात पता चल पाएगी कि भाई ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, तो कोड लैंग्वेज बात कर रहे हैं। अब जब बी के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो यहां पर होगा डिक्रिप्शन। ये बोलेगा कि भाई साहब हर चीज के लिए 4 लेटर्स माइनस कर दो, और इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन। व्हाट्सएप जैसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग व्हाट्सएप पर लॉग इन करते हो तो आपके कुछ परमिशंस के थ्रू आपके मोबाइल फोन में ऐसे कुछ प्राइवेट कीज जनरेट कर देते हैं। अब लेकिन यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर एक दिक्कत और है, हम ये बात कैसे बताएंगे, ए बी को ये बात कैसे बताएगा कि हमने 4 ही लेटर आगे ऐड किए हैं भाई साहब, तो तुम 4 लेटर घटा देना। अगर ये मैसेज इस मैसेज के पहले भेज दिया गया तब तो ये वाला मैसेज हेलो भी पढ़ लेगा, मतलब एक्स बंदा भी पढ़ लेगा, और इसको पता चल जाएगा अच्छा 4 लेटर आगे करने की बात हो रही है, ये लो भाई मैं भी 4 लेटर घटा के पढ़ लूंगा इसको, तो बहुत इजी हो जाएगा फिर तो इसका मतलब है कुछ तो पंगा है यार, इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझते हैं। तो इसमें ना बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगते हैं। इन्होंने बोला कि ये जो 4 लेटर्स की बात हो रही है, ये कोई नंबर फिक्स करने वाला ए ना बने, हम लोग इसको सिस्टम जनरेटेड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, रैंडमली सिस्टम जनरेटेड, रैंडमली सिस्टम जनरेटेड हुई है कि कितना लेटर्स आगे पीछे करना है। मतलब कुछ भी चीज को अगर हम लोग इनक्रिप्ट इस हिसाब से कर दें, उस इनक्रिप्शन का जो पर्टिकुलर कोड हो वो कहां पर हो, आपके मोबाइल फोन के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटेड जनरेटेड, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक जनरेटेड एक ऐसा कुछ फंडा हो, आप इसको बोल सकते हैं कोई प्रोग्राम हो जो कि इसको इनक्रिप्ट कर देता हो। सिंपल सी बात है कि नहीं अभी तक। तो अब क्या होगा, हर बार एक रैंडम सा नंबर बनेगा, ये रैंडम सा नंबर इनके पास जाएगा, और इसकी चाबी जो है 2 ही चाबी हो सकती है। एक चाबी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट की, और इसका दूसरा प्राइवेट की किसके पास होगा, इनके पास होगा। और फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसके एन्क्रिप्शन के लिए पूरे पब्लिक डोमेन में इसको एक पब्लिक की के थ्रू भी जोड़ देते हैं। पब्लिक की इज सिंपल टू लाइक योर ईमेल आईडी। आपको मेल तो कोई भी भेज सकता है, लेकिन क्या वो मेल कोई खोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसका पासवर्ड आपके पास है और सिर्फ आपको ही पता है। तो पासवर्ड इज लाइक प्राइवेट की।
लेकिन ये अगर पासवर्ड किसी और के पास रहेगा तो उसके अंदर के मैसेजेस को वो पढ़ सकता है। तो सेम चीजें यहां पर भी होती है कि हमने एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। तो आप समझ रहे हो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है जहां पर दो लोगों के बीच के बात को बिल्कुल एंड टू एंड एनक्रिप्ट किया जाए और हर बार एक नया नया कोड जनरेट किया जाए। तो व्हाट्सएप जो है ना इस मामले में बहुत शातिर है। इसके लिए देखो बहुत ही एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग AES बोलते हैं। AES अपने आप में काफी समझदार और खतरनाक सा एक टूल है जिसके बेसिस पर यह इंक्रिप्शन चलता है। अब यहां पर इंक्रिप्शन सिर्फ लेटर्स का नहीं बल्कि अब तो यहां पर कलर्स के बेसिस पर भी हम कोड कर लेते हैं। मान लो कि यहां पर एक कलर आता है, इन्होंने अपना एक कलर चूज कर लिया ब्लू कलर, यहां पर एक और पर्सनल कलर इन्होंने अपना चूज कर लिया रेड कलर। अब इन्होंने इन दोनों लोगों ने अपना एक कॉमन पब्लिक की जो जनरेट किया, मान लेते हैं कि वो ग्रे कलर है। ठीक है भाई। अब जब भी ये ब्लू रेड को मैसेज भेजेगा तो ये मैसेज कैसे परसीव होगा? सबसे पहले ब्लू और ग्रे मिक्स हो जाएगा, पब्लिक की और प्राइवेट की मिक्स होके इनके पास कौन सा रेड कौन सा कलर पहुंचेगा? ब्लू प्लस ग्रे। और चूंकि इनका डिक्रिप्शन रेड का है तो इनके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा रेड। सिमिलरली अगर इन्होंने रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन भेजा, यहां पर एक कॉम्बिनेशन गया और इन्होंने डिक्रिप्ट ब्लू से किया, तो आखिरकार इनके पास भी मुद्दा कैसा पहुंच रहा होगा? ब्लू प्लस ग्रे प्लस रेड। इनको भी नहीं पता है कि भाई साहब ये इंफॉर्मेशन, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फाइनली ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेम है। इन्हीं सब चीजों को आप मतलब बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, आप लोग शायद इस बात को उतना क्लियरली ना समझ पाओ, लेकिन इतना जरूर समझ पाओगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेट की एंड पब्लिक की, जिसको कि हम इस तरीके से इंक्रिप्ट करते हैं कि उसका जो परमिशन है वो सिर्फ ए या फिर बी के पास ही होता है, और इसके वजह से जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो जाती है। मतलब कि कोई भी तीसरा पर्सन उसको टैप करके अगर पढ़ने की कोशिश करेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। इसके लिए बहुत सारे तरीके बनते हैं, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। व्हाट्सएप इतना इजी नहीं है, आपके हर एक मैसेज के बाद वो इंक्रिप्शन की चेंज कर देता है, और आपके पास अपने आप मोबाइल फोन में आपके एक प्राइवेट की छिपा है और इसके भी मोबाइल फोन के पर्सनल स्पेस में एक प्राइवेट की छिपा है। वो प्राइवेट की आपके व्हाट्सएप कंपनी को भी नहीं पता है क्योंकि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी तरीके से सिस्टम बनाया गया है। तो आपका डेटा जो है वो कहीं पर भी बीच में नहीं कोई टैप कर सकता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमें समझ में आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में तो हमने पूरा पढ़ ही लिया कि ये मैसेज इंक्रिप्ट होता है। इवन जो यहां पर बीच में सर्वर है, इस सर्वर के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ पाता, ओनली इफ बोथ कीज आर फाउंड। अब ये दोनों कीज को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके किसी भी एक पर्सन के पास इसका की और उसका की दोनों का एक की नहीं है, तब तक आप किसी भी मैसेज को नहीं पढ़ सकते। तो यहां पर आप यही समझ पा रहे हो कि ये एक प्रकार का सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है, और कोई भी थर्ड पार्टीज, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, साइबर क्रिमिनल हो, वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहां पर टू की फॉर्म्स की बात हो रही है, तो एक तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ही जिसके बारे में हमने बात किया, और एक है आपका इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हो, दिस इनक्रिप्ट्स डेटा बिफोर इट्स रिलेड बिटवीन सर्वर्स प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ड्यूरिंग ट्रांसफर। मतलब कि ये डेटा जो है ये तुरंत के तुरंत जब आप उस मैसेज को टाइप कर रहे थे भेजने के पहले, उसी से पहले ही ये इनक्रिप्ट कर लेता है। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या है, ये डेटा और ट्रांजिट में रहे कम्युनिकेशन चैनल दोनों को बार बार यहां पर जो सर्वर के पास में स्टोर है उसको भी दोनों तरीके से चेंज करता है। मतलब दिस इज मोर सिक्योर वर्जन, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। अगला हमारा एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वॉइस क्लोनिंग। अभी अभी हाल फिलहाल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इसके 1 से 2 दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने, या फिर दिल्ली पुलिस ने, इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने एक अपने ट्विटर पर या एक्स पर एक उन्होंने सर्कुलर जारी किया था कि आजकल के टाइम पर लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई भी एक वीडियो अपडेट किया, या फिर मेरे ही इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, हजारों लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, तो अगर कोई चाहे तो मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से क्लोन कर सकता है और मेरी ही वॉइस का इस्तेमाल करके मेरे घर वालों को या किसी को भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में पैदा कर सकता है कि मैं यहां पर फंस गया हूं, तुरंत के तुरंत मुझे आप वैसे वैसे कुछ ना कुछ करके आप बिल्कुल से पैसे वैसे मांगने की बात कर सकते हो वहां पर। तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी
कि घर वाले हो सकता है कि उस पैनिक सिचुएशन में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दे तुरंत के तुरंत, और बाद में पता चलेगा कि यार ये तो फ्रॉड कॉल थी। तो इसी के बेसिस पर ये जो वॉइस क्लोनिंग है ना, ये बहुत बार चर्चा में बनी रही है। वॉइस क्लोनिंग का जो फ्रॉड है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। Whenever a topic with artificial intelligence arrives at your door, अब वहां पर आपको कुछ चीजों के बारे में समझना बड़ा जरूरी है। देखो, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुद्दा है आपके मशीन लर्निंग से रिलेटेड, और एक मुद्दा है आपके डीप लर्निंग से रिलेटेड। इन दोनों में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशंस का डिफरेंस होता है। जैसे कि जब भी हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्न या फिर मशीन को लर्न कराना इट्स एन ईजी टास्क। क्यों? आप बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक मशीन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो हम एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं कहां पर? आपके गूगल शीट्स पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? नेम लिख सकते हैं, यहां पर किसी के 10th के मार्क्स लिख सकते हैं, यहां पर 12th के मार्क्स लिख सकते हैं, यहां पर ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं, और यहां पर उसका सैलरी पैकेज कितना है वो लिख सकते हैं। तो हमने नाम लिखना शुरू किया। ए, इसके 10th के मार्क्स थे 78%, 12th के मार्क्स थे 90% और ग्रेजुएशन के मार्क्स थे 80%, और इसकी सैलरी कितनी लगी? मान लेते हैं कि 12.5 LPA की सैलरी लग गई। अब इस तरीके से हम लोगों ने बी, सी, डी सबकी बातें कर ली, सबका डेटा यहां पर फिल कर दिया। तो जायज सी बात है कि इन सभी के बेसिस पर एक सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो हर बार इनके इन परसेंटेज पर डिसाइड कर रहा होगा। तो हम इस परसेंटेज का डिसीजन भी इसको एल्गोरिदम को बिल्कुल ट्रेन करके हम ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे अब हमने क्या किया कि हमने एक नया पर्सन निकाला ई, और हमने बताया कि भाई साहब इसके 10th में इतने मार्क्स हैं, 12th में इतने हैं, ग्रेजुएशन में इतने हैं, तुम प्रेडिक्ट करके बताओ कि इसकी सैलरी कितनी हो सकती है। दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर भी करा सकते हो, ये इतना आसान है। तो ये क्या है? आपके लिए मशीन लर्निंग है। याद रहे कि जब मशीन लर्निंग की हम बात करते हैं तो मशीन लर्निंग कैन नॉट गिव यू द डिटेल्स ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इससे बोलेंगे कि चलो तुम जरा ये भी बताओ कि जितने भी लोगों के ऐसे ऐसे परसेंटेज हैं, उन लोगों का जो फ्यूचर में लाइफ में शादी करने का एज है वो क्या है? मैरिज एज। अब भाई हमने तो इसको डेटा दिया ही नहीं कि किसकी सैलरी कितनी होती है और वो किस एज ग्रुप में है जिससे वो शादी करता है। तो इसीलिए क्या ये ई का ये बात बता पाएगा कि कितने लोग कब शादी करते हैं, किस एज में शादी करते हैं? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग can explain or can give us answers only on those parameters which have already been trained। जहां पर इसको हम लोगों ने ट्रेन कर दिया है बस वही मिलेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग डीप लर्निंग की बात करते हैं तो डीप लर्निंग जो होती है वो इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर डिपेंडेंट है। ये क्या भाई? ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ मेश या फिर दिस इज अ काइंड ऑफ टूल या सॉफ्टवेयर या डिवाइस जहां पर वी इंपार्ट देम नॉलेज ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमन। हम इनको बोलते हैं कि भाई इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, तुम उसके बारे में जरा अच्छे पैरामीटर्स के बेसिस पर खुद रिसर्च कर लो। तो इनफैक्ट आज के डेट पर जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इनका एग्जाम्पल क्या है भाई? आप सबको पता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपके जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और इनफैक्ट डीप सीक, ये सब के सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। इनको इन लार्ज लैंग्वेजेस के बेसिस पर इनको ट्रेन किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको बहुत सारा डेटा देते हैं और उसके बेसिस पर हम इनको कुछ पैरामीटर्स भी डिफाइन करने की बात करते हैं, कुछ पैरामीटर्स और कुछ डेटा। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि जितने भी हम लोगों ने पैरामीटर्स और डेटा दिए हैं उससे एक निश्चित तरीके का ही डेटा निकाल सके। ये डीप लर्निंग इन सभी पैरामीटर्स और डेटा का इस्तेमाल करके वो और भी नई चीजें भी डिराइव कर सकता है। इन दिस केस अगर हमने उसको नहीं भी दिया होगा कि इन सबका एज ग्रुप क्या है, तो हो सकता है कि वो किसी न किसी फील्ड से ऐसे इंसानों को पकड़ कर लाए, इस थ्योरी से नहीं बल्कि ऐसा कहीं भी वो डेटा उठा सकता है जहां पर किसी का एज ग्रुप और उसके मैरिज का रिलेशन दिया हो। तो उसके बेसिस पर वो भी प्रेडिक्शंस दे सकता है, वो भी डिसीजंस हमें बता सकता है।
डीप लर्निंग इज ऑल्सो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स लर्निंग। जैसे कि अभी तो हम लोग यहां पर सिंपल सी बात किसकी कर रहे थे कि भाई साहब बस मशीन लर्निंग ही तो है, जो बताओगे वो बता देगा तुमको, जो तुम सिखाओगे वो बता देगा तुमको उसका आंसर। लेकिन कॉम्प्लेक्स लर्निंग का मतलब क्या है? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रेन्ड विद सच डिजिट्स, सच डेटा। यहां पर डेटा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। डेटा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ी है कि यहां पर जो डेटा है, नाउ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सम रिटन टेक्स्ट, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, it is in the form of video, it is in the form of pictures। तो इसीलिए तो आजकल के टाइम पर जैसे मान लो कि हमारे पास कौन सा एक जेनक्राफ्ट करके एक सॉफ्टवेयर टूल है। आप उसको इस्तेमाल करके किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेजेस को जनरेट करा सकते हो। उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे को एक हाथी चाहिए जिसके पंख लगे हों और वो चंद्रमा के ऊपर अपने घर के अंदर बैठा हो और बाहर जब वो देख रहा हो तो उसको अर्थ दिख रहा हो और वहां पर एक भारत का झंडा भी फहरा रहा हो। ऐसी ऐसी बातें उस पर जब आप लिखोगे तो वो आपके इन्हीं कमांड्स के बेसिस पर पिक्चर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं जिसमें भारत के झंडे हैं, ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं जिनमें हाथी हैं, ऐसे बहुत सारे पक्षियों की तस्वीर है उसके पास जिसमें उनके पंख बिल्कुल वाइड स्प्रेड हैं, ऐसे बहुत सारे घर हैं, मून की बहुत सारी फोटो है, मून से अर्थ कैसा दिखता है उसकी बहुत सारी फोटोज हैं। इन सभी फोटोज को मर्ज कर देगा। नाउ द डेटा बिकम्स कॉम्प्लेक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग समझते हैं वॉइस के बारे में, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है वो हमारे भोजपुरी गाना गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? मोदी जी थोड़ी ना गा रहे हैं हमारे भाई, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके वॉइस को क्लोन कर ले रहा है। इनके वॉइस को क्लोन करने से ही वो उनके वॉइस को जनरेट कर ले रहा है। वॉइस यहां पर एक डेटा है। सिमिलरली कई बार हम लोग सोरा जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स की भी बात करते हैं कि आज के डेट में आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वीडियो कैन बी जनरेटेड। एग्जाम्पल क्या है इसका? सोरा। यहां पर हमने क्या बोला? जेनक्राफ्ट। तो आजकल के ऐसे बहुत सारे एआई बेस्ड टूल्स आ चुके हैं जो कि ऐसे डीप लर्निंग बेस्ड है। नाउ you got the point, what is the difference between machine learning and deep learning? Always remember, machine learning is also a part of artificial intelligence itself. Artificial intelligence in itself is a very wide term, very wide umbrella term. उसके अंदर ही ये सब आते हैं। ठीक है भाई, चलो हम लोग अब इसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं। वॉइस क्लोनिंग के बारे में हम लोगों को यही समझ में आता है कि ये बिल्कुल रियल पर्सन के तरह ही मिमिक करने की बात करता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखा होगा जिन्होंने अमिताभ बच्चन की वॉइस, परेश रावल की वॉइस, मिथुन की वॉइस, सबकी वॉइस निकाल लेते हो। पंकज त्रिपाठी की वॉइस आजकल बहुत फेमस हो गई है। तो ऐसे ऐसे लोग सब लोग काम कर रहे हैं। तो सेम टू सेम उन्हीं वॉइस मॉडल्स पर उनको डेटा देके हम काफी एक्यूरेसी के साथ, हम यहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर 99% तक की एक्यूरेसी यहां पर आ सकती है। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो। अगला आर्टिकल जो है हमारा, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ बातें और भी हमें करनी है, डू नॉट वरी अबाउट इट, उसको भी अभी देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नॉन फंजिबल टोकन्स। अब इस पे यूपीएससी जो है वो ऑलरेडी एक बार एनएफटी पर क्वेश्चन पूछ चुका है। आशा कर रहा हूं कि फिर से भी इनके डिटेल में कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये एनएफटी क्या चीज है। देखो, नॉन फंजिबल टोकन्स, कई बार जब मैं और आप बाजार में जाके सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जो कि फिजिकली हमारे लिए मौजूद होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ पैसे उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को देते हैं, या फिर जहां से भी हम खरीद रहे हैं। तो हमने मान लो 1 किलो प्याज खरीद लिया, 2 किलो आलू खरीद लिए, तो आलू प्याज जितना भी होगा हम एक हाथ से आलू लेंगे, दूसरे हाथ से हम उसको पैसे देंगे। दिस इज नॉट लाइक बार्टर सिस्टम कि तुम मुझे आलू दो मैं तुम्हें प्याज दूंगा। ऐसा तो नहीं सिस्टम है अपना, है ना। लेकिन इसी मनी को आजकल के टाइम पर एक और प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हमेशा और हमेशा हम लोग एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग देखते हैं। अब यहां पर कुछ वर्ड्स जो मैंने बताए हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर आप लोग को मतलब समझना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसा यहां पर बताया जा रहा है कि देयर विल बी सर्टेन ब्लॉक्स इन विच देयर आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहां पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो कि ये ब्लॉक्स स्टोर कर रहे होंगे, लेकिन इन सभी ब्लॉक्स का एक यूनिक टैग होगा। यूनिक टैग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैश नंबर बोलते हैं इसको हम लोग। यूनिक हैश नंबर होगा और एट द सेम टाइम इस वाले यूनिक हैश नंबर के साथ साथ इसके प्रीवियस हैश नंबर को भी ये सेव करता है। यहां पर आपका प्रीवियस हैश नंबर भी होगा। अब इससे फायदा क्या होगा?
जब इस वाले की बात करेंगे, मान लो यहां पर ब्लॉक है ए, बी और सी हमारी सहूलियत के लिए, तो बी के पास क्या होगा, जो डेटा फाइल हमने इसमें स्टोर की है एक तो वो होगा, दूसरा इसका यूनिक हैश नंबर तो होगा ही होगा, और इसका पिछले हैश का भी इसका कनेक्शन होगा, मतलब पिछले वाले ब्लॉक में क्या ऐड किया गया। जैसे ही हमने पिछला लास्ट ब्लॉक देखा तो इट मींस कि इसका एक कनेक्शन बन गया है इसके साथ में, सेम टू सेम सी का बी के पास में कनेक्शन होगा तो इसका भी एक कनेक्शन बन गया है। नाउ द पॉइंट इज हाउ दीज ब्लॉक्स आर बीइंग एडेड। ये ब्लॉक्स इस पूरे टेक्नोलॉजी में ऐड कैसे हो रहे हैं, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कैसे हो रहा है। नाउ आई वुड लाइक यू टू इमेजिन कि आप सब लोग मेरे सामने, मेरे स्टूडेंट्स मान लो एक क्लास में बैठे हुए हैं जहां पर 200 बच्चे बैठे के पढ़ रहे हैं। तो हम 200 बच्चे और मैं 201 लोग मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि यार अब कभी भी कोई भी मैसेज भेजना होगा तो जो भी मैसेज होगा ना वो सब लोग पहले एटलीस्ट उसके ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए कम से कम 50% से ज्यादा लोग उसको क्या करेंगे, एग्री करेंगे उससे। फिर वो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे शीट में ऐड कर देंगे। मान लो कि हम लोग का जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो कहां पर चल रहा है भाई, हमारे एक गूगल शीट पे चल रहा है ना। कहां पर चल रहा है, गूगल शीट पर चल रहा है। बस याद रखना कि यार गूगल शीट जैसा अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में नहीं होता है, बट ये क्या चीज है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इमेजिन कर लो कि हम लोग गूगल शीट पर हैं और गूगल शीट पर हम लोग बातें करने की बात कर रहे हैं, है ना। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, अगर मान लो मैंने बोला कि भाई आज की क्लास तुम्हारी 4 बजे से है। अब देखो मैं जब भी कोई भी चीज लिखूंगा तो मेरे पास मेरा खुद का एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी होगा। ये डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले भी अलग से अथॉरिटीज होते हैं जो कि ये प्रूफ देते हैं कि जो ये मैसेज सेंडर है ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। हो सकता है कि आप में से कोई 200 बच्चों में से कोई शरारती के दम पर बोल दे कि आज की क्लास 4 बजे से, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी। पहली बात तो आपके पास वो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपको बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं है। तो अगर आप अपने नाम के सामने से 4 बजे का अप्रूवल दोगे तो भी नहीं कुछ होगा। अगर मान लो ऐसा हुआ कि मेरे साथ में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, मैंने बोला कि यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे बिहाफ पे बेटा राजेश तुम ये मैसेज एक बार भेज दो। तो जैसे ही उसको मैंने ये मैसेज भेजा तो इसके साथ साथ कम से कम उसमें 50% लोग होने चाहिए जो कि इस बात को अप्रूव करे कि राजेश बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि राजेश एक सिंसियर बंदा है और वो सर से मिलने भी गया था, सर की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। इस सिचुएशन में जब 50% से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन को बोलेंगे भाई वैलिड है, वैलिड इंफॉर्मेशन है, तो यहां पर एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। और ये ब्लॉक ऐसा ऐड होगा कि अगर हमारे घरों में मान लेते हैं सबके घर में एक कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर सिस्टम में सभी के घर में ऐसे कितने कंप्यूटर सिस्टम है, 201 कंप्यूटर सिस्टम है। उन सब 201 कंप्यूटर सिस्टम्स के उस फोल्डर में क्या ऐड हो जाएगा, एक स्लॉट, एक बॉक्स ऐड हो जाएगा, एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होगी कि आज की क्लास 4 बजे से होगी। ये बात क्लियर है। अब अगर उसमें फिर से किसी ने कुछ छेड़छाड़ किया, फिर से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा या फिर कोई बातचीत ही हुई तो उसको सबसे पहले 50 लोगों से ज्यादा अप्रूवल चाहिए होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हर चीज क्या है, लोगों के अप्रूवल पर चल रहा है। क्या आप इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं देख पा रहे हो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यही हमारे लिए क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जहां पर हम लोग लोगों की सहमति के बेसिस पर बनाए। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जब से क्रिप्टो करेंसी चल रही है, क्रिप्टो करेंसी में मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बिटकॉइन है अपने लिए, ये बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आप सोचो डिसेंट्रलाइज्ड है तो क्या इस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है? नहीं। ये किसके द्वारा ड्रिवन है, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। ये काफी ज्यादा डेमोक्रेटाइज्ड सिस्टम है ये। तो कोई भी सरकार चाह के भी अपने देश में बिटकॉइंस को होने से, ट्रांजैक्शंस होने से नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। सिंपल सी बात है, जहां पर इंटरनेट होगा वहां पर बिटकॉइन चलेगा। सिंपल सी बात है, कोई देश का सरकार इसको रोक नहीं सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने एक बेसिक इंफॉर्मेशन समझा कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन काम करता है। यहां पर एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं यार। जैसे मान लो कि आप Amazon सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ब्लिंकिट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सब जगहों पर आखिरकार ये सारी चीजें हैं क्या? ये एक ऐसा बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर बायर्स और सेलर्स आके मिलते हैं,
जैसे कि मान लो मुझे अगर Amazon पर एज ए सेलर काम करना है तो भी तो मैं अपने प्रोडक्ट को वहां पर लिस्ट आउट करा सकता हूं, और आप लोग अगर मान लो बायर के जैसे हो गए तो मेरे दिए हुए प्रोडक्ट को आप सब लोग अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हो। तो Amazon क्या एक बिचौलिया है ना, एक तरीके से एक मिडिल मैन है जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर एक बायर और एक सेलर मिल सकता है। अब यहां पर एक बात को समझना, जब हम इसी चीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मार्फत से देखेंगे, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है कि बायर्स जो सामान खरीद रहे हैं उनको तो कोई पैसा देना नहीं है, प्लस जो सेलर अपना सामान बिकवाना चाहता है उससे वो एक पर्टिकुलर फीस लेते हैं, उसके प्रॉफिट मार्जिन में अपना शेयर लेते हैं। मतलब कि दुनिया जहां के जितने भी सेलर्स होंगे उन सबसे कमाएगा कौन? Amazon कमाएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक सिंगल प्लेटफॉर्म। आखिरकार Amazon को हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसको ट्रस्ट करते हैं, एक मतलब उसका अपना एक अथॉरिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसने आज तक में ऐसा कभी चीट फ्रॉड वाला कुछ सामान किया नहीं है। तो सेम टू सेम चीज हम लोग अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बना सकते हैं। वापस आते हैं उसी एग्जांपल पर जहां पर हम और हमारे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां पर हम लोग अब यहां पर बातचीत करने के बजाय हम लोग यहीं पर लिस्ट आउट करने लगे। जैसे आप में से कोई एक बंदा है सोनू ने मैसेज किया कि हम मेरे पास एक नई नवेली लेवाइस की बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड टी शर्ट है जो कि मैं उसको 1200 रुपए में बेच रहा हूं। अब सोचो, अगर ये बात पता चल गई कि यहां सोनू जो है ना, या जितने भी लोग यहां पर हैं उन सबको एक डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिले हैं जो कि उनके ऑथेंटिकेशन पर मुहर लगाते हैं कि भैया इनके तरफ से प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऑथेंटिकेटेड ही आएगा, टेंशन मत लो। तो उसको जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो सबके पास में एक बीच में प्लेटफॉर्म आ जाएगा। मान लो किसी को यहां पर उस टी शर्ट को खरीदना है तो वो क्या कर सकता है? इनको पैसे देगा। जैसे ही पैसे देगा और यहां पर एक स्क्रीनशॉट शेयर हो सकता है सबके पास आ जाए, तो बेसिकली सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके अकाउंट से इतने रुपए निकलकर सोनू के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो वो भी एक ब्लॉकचेन ऐड हो जाएगा, मतलब सभी लोग इस ट्रांजैक्शन के बारे में जान रहे होंगे। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सभी सेंट्रल किसी के पास नहीं है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल के कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर्ड है। अब यहां पर अगर मान लो कोई हैकर आता है, कोई हैकर इस पूरे सिस्टम को हैक करना चाहे, लेकिन उसको हैक करने से पहले दो दिक्कतें पड़ेंगी। सबसे पहला दिक्कत क्या है कि जैसे ही द मोमेंट इट विल हैक सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इसके हैश नंबर को बदल देगा। जैसे ही इसके हैश नंबर को बदल रहा है, मान लो कि यही हैश नंबर जब बी का बदल गया तो सी में तो इसका पुराना वाले हैश का नंबर बना था। जब इसका खुद का अपना हैश नंबर बदल गया तो उसको सी में बदलना पड़ेगा, फिर उसको डी में बदलना पड़ेगा, फिर उसको ई में बदलना पड़ेगा। ऐसे आगे चलते 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 पता नहीं कितने इंफॉर्मेशन को उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि नियरली इंपॉसिबल है, मतलब एक तरीके से इंपॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर कोई भी हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो मान लो उसने दो सिस्टम से फाइल को हैक जैसे ही किया या उसको चेंजेस करने की कोशिश की, बाकी के जितने भी 201 में से 2 पर गया ना, तो 199 जो सिस्टम है वहां तो डेटा बिल्कुल सेफ है, और प्लस उनको पता चल जाएगा कि भाई साहब ये 2 सिस्टम पर छेड़छाड़ हुई है जो कि सही नहीं है। प्लस अगर हैकर को यहां पर पूरे सिस्टम को हैक करना है तो उसको सबसे पहले 51% ऑफ द सिस्टम्स को हैक करना पड़ेगा, मतलब साइमल्टेनियसली उसको 101 कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि अगेन नियरली इंपॉसिबल है। यहां तो हम लोग सिर्फ 201 लोगों के काम बात कर रहे हैं। जब भी कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई भी मतलब कुछ भी एक बेस बनता है तो वहां तो यार हजारों लाखों मिलियंस के तादाद में लोग होते हैं। तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम एवरी टाइम हम लोग उसको हैक कर पाए। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़ा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। अब यहां पर इतनी सब चीजों को पढ़ने के बाद आपने सोचा होगा कि सर ये सब जो भी आप पढ़ा रहे हो, हाउ दिस इज रिलेटेड विथ डिसेंट्रलाइज्ड नॉन फंजिबल टोकन्स। अब यहां पर इस बात को समझते हैं। यहां पर जब भी हम लोग कोई भी सामान बेचने की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि यार देयर मस्ट बी समथिंग फिजिकल, जैसा भी हम लोग आलू प्याज के एग्जांपल्स को समझ रहे थे। लेकिन अब मुद्दा यह है कि यहां पर हम उन सभी चीजों को बेच सकते हैं जो कि डिजिटल है। नॉन फंजिबल टोकन्स एक्चुअल में क्या होते हैं? दीज आर द एसेट्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि एनएफटी क्या है, तो एनएफटी बेटा कुछ नहीं है बल्कि एक एसेट है। और बेसिकली कैसा एसेट है? आप बोलोगे एक प्रकार का डिजिटल एसेट है। ये डिजिटल एसेट का क्या मतलब होता है? डिजिटल एसेट कुछ भी हो सकता है। मान लो आपका एक स्क्रीनशॉट ही क्यों ना हो, मान लो आपने कोई डिजिटल पेंटिंग क्यों ना बनाई हो, आपने खुद से पेंटिंग ड्रॉ करके उसका फोटो खींच लिया हो, कोई भी चीज जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर की जा सकती है, तो उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन में अभी तक जो मैंने फोटो खींची है उसका मालिकाना हक मेरे पास है, अलॉन्ग विद द प्रॉपर सर्टिफिकेट। अब इसी सर्टिफिकेट को अगर मैं किसी दूसरे को बेच दूंगा तो उसका मालिकाना हक किसी दूसरे के पास चला जाएगा, और उसके बदले में मैं उससे कुछ पैसे मांगूंगा। ये पैसे जो है वो कई बार क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या फिर दूसरे किसी करेंसीज के फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में नॉन फंजिबल टोकन्स का कॉन्सेप्ट यही है कि दीज आर द डिजिटल एसेट्स। जैसे अभी आप लोग को शायद पता होगा कि हाल फिलहाल में एक बहुत ही मतलब
पेंटिंग भी की है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये देखो आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको क्विकली दिखाता हूं ताकि इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ना आप लोग को पता होना चाहिए बस। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं नॉन फंजिबल, कहां गया भाई, कीबोर्ड कहां गया, हाँ, NFT पेंटिंग, पेंटिंग मोस्ट एक्सपेंसिव। देखो द मर्ज एक 91.8 मिलियन की मैं आपको दिखाता हूं इमेज, है ना, यहां पर आप देख सकते हो, ये एक इमेज है, ये क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। अब आप इसको अगर जूम करके देखोगे, अब ये तो आप बोल रहे हो सर ये तो फ्री में अवेलेबल है, बेटा ये ब्लर इमेज है, जो असली इमेज है उसका पिक्सल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसी ऐसी इमेजेस लोग बेच रहे हैं। अरे लोगों ने क्या किया भाई साहब, अपना पहला ट्विटर पोस्ट भी लोगों ने बेचा है। तो कुछ भी बिक रहा है ना, कुछ भी बिक रहा है, आप देख सकते हो। तो दीज ऑल आर द नॉन फंजिबल टोकन्स, आप लोग सब चीज इस पर बेच सकते हो। जैसे बीपल है, बीपल ही सबसे इंपॉर्टेंट है यार, बीपल ने ही ये सारी चीजें बनाई हैं, और बीपल ने ही ऐसे इस वाले पेंटिंग को 69 मिलियन डॉलर्स में बेचा था। तो वैसे ही आप समझ सकते हो कि कैसे यहां पर इतना खतरनाक तरीके से ये सारे प्राइसेस चलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको आप लोग कई सारे लोगों को इकट्ठा बेच दो, मतलब इनके छोटे 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 पीसेस जो है सबके पास चले जाएंगे, मतलब कि छोटा छोटा एक्सेस सबके पास हो सकता है। तो ग्रुप्स में भी इनको हम लोग बेच सकते हैं। तो ये क्या अपने लिए नॉन फंजिबल टोकन्स की बात होती है, जो कि अब यहां पर न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसी तरीके से जो डिजिटल चीजों की बेची खरीदी है, इसको एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर पोस्ट कोविड टाइम पर वो लोग जब वहां पर सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में लोग जाके मूवीज देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या फिर डिजिटल के फॉर्म में उनको बेचने के बाद पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है, ये कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि अभी पुष्पा मूवी आई थी, पुष्पा मूवी का कुछ एक एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अपडेट कर दिया, और उसके मार्फत से उन्होंने बहुत पैसे बनाए फिर से। पुष्पा 2 मूवी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे पैसे बनाए थे सिनेमा थिएटर से, लेकिन उसके बाद उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करके कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां पर शेयर कर दिया, जिसकी वजह से फिर से लोगों ने उसको खरीदा। तो यहां पर एक बहुत बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। फैन एंगेजमेंट और लॉयल्टी प्रोग्राम चला देते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी भी हमारी चल रही है समय रैना का है। समय रैना ने अपने पॉपुलर शोज को देते हुए यूट्यूब के माध्यम से मेंबरशिप स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब दीज आर द मेंबर ओनली कंटेंट। तो अब जो मेरा मेंबर बनेगा 69 रुपीज पर मंथ देगा, वही मेरा कंटेंट देख पाएगा। तो दीज आर द फैन एंगेजमेंट, जो भी उनके फैंस होंगे डेफिनेटली दे वुड लव टू कंट्रीब्यूट। लिमिटेड एडिशन टिकटिंग, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बार बार इसको इस तरीके से मार्केटाइज करते हैं कि दिस इज जस्ट लिमिटेड वर्जन ऑफ इट, अब बस इसका एक ही दो लोगों को शेयर किया जाएगा और किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, तो उस केस में। और टोकनाइज्ड कलेक्टिबल्स, ये ऐसे ही टोकन्स जो होते हैं, टोकन्स आर द फॉर्म ऑफ एक्चुअल दीज एसेट्स। टोकन्स जो होते हैं वो यही है कि इसका मालिकाना हक किसको शेयर करना है। तो ऐसे ही टोकनाइज्ड कलेक्टिबल्स होते हैं, उनके कुछ स्नैपशॉट्स की बात कर सकते हैं, पिक्चर्स की बात कर सकते हैं। 3-4 लोग ऐसे बड़े यूनिक पोजीशन, मतलब यूनिक जगह पर ऐसे मिले, ऐसे जगह पर मिले हैं जो कि अपने आप में पिक्चर बहुत ही यूनिक बनता है, तो उसका एक फोटो क्लिक करके वो लोग बेच सकते हैं। कुछ भी हो सकता है यहां पर, है ना। तो दीज आर द नॉन फंजिबल टोकन्स, नाउ यू गॉट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अब यहां पर बस एक चीज समझते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड नॉन फंजिबल टोकन्स में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो सबसे पहले यहां पर जो नॉन फंजिबल टोकन है, दीज आर द यूनिक डिजिटल एसेट्स डिस्टिंक्ट एडिंग वैल्यू थ्रू इट्स रेयरिटी। इतना रेयर है कि वो इतना यूनिक है और बहुत महंगे दाम पर बिकता है। यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी भी इसी का एक वेरिएंट है। बस इसमें क्या होगा, इसमें जो मालिकाना हक होगा किसी भी पर्टिकुलर चीज का, वो किसी एक पर्सन पर ना होके सभी के पास होगा मालिकाना हक। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी, यहां पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, और वहां पर और भी दूसरे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का इस्तेमाल हो सकता है जो कि ब्लॉकचेन ड्रिवन ही है। फिर यहां पर डिजिटल आर्ट, कलेक्टिबल, म्यूजिक, वीडियो, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, यहां पर कुछ रेवेन्यू जनरेशन, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन हाउसेस, इन सब का भी खरीदी बेची कर सकते हैं। यहां पर फिर हम बात करते हैं ओनरशिप जो है वो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा, जो कि एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। सेम टू सेम जैसे अभी आपका OTT, जैसे मान लो नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स पे अगर कोई भी कंटेंट शेयर हो रहा है तो इट वुड बी नॉन फंजिबल टोकन फॉर यू। लेकिन अगर यही चीज किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन पर डाल दे, किसी ओपन सोर्स पर डाल दे, तो ये ओपन सोर्स पर ओनरशिप सभी के पास चली जाएगी, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन इसके डायरेक्ट सेल से हो सकता है, लेकिन यहां पर जब रेवेन्यू जनरेशन की बात होगी तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम राइट सेल, ऑटोमेटेड रॉयल्टीज, सेकेंडरी सेल्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिगर्ड रॉयल्टीज, इन सब पर हो रहा है।
डिमांड और मार्केट की बात करें तो ये डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स के लिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहां पर जब भी बात करते हैं तो आज के टाइम पर जो वेब 3.0 वर्जन हमारा फेमस होने वाला है, अब उसी वेब 3.0 वर्जन के बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो दे विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है भाई, हमारा अगला आर्टिकल जो है वो है मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जरा एक बार हम लोग इसको समझते हैं। मिक्स्ड रियलिटी में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। और इसी के साथ साथ जो एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो आता है आपका वर्चुअल रियलिटी। जैसे ही आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे आपको मिक्स्ड रियलिटी भी समझ में आ जाएगी। कैसे? ऑगमेंटेड रियलिटी, जब भी हम किसी चीज को ऑगमेंट करते हैं इसका मतलब है कि हम उस पर कोई ना कोई चीजों को ऐड करने की बात कर रहे हैं। ऑगमेंट करना मतलब ऐड ऑन करना। बहुत ही सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा, कि आप लोग जब भी मोबाइल फोन निकालते हो, किसी की फोटो खींचते हो, तो आप उसमें एडिटर लगा देते हो कि भाई गालों पे रूज रूज ऐसा सा लग जाए, मजा ही आ जाए। फिर उसके बाद क्या है कि उसकी जीभ बाहर निकल जाए, चश्मा लग जाए, बाल नए आ जाए। वो सारी चीजें क्या है कि आप एक रियल वर्ल्ड के ऊपर अपने मोबाइल स्क्रीन पे एक वर्चुअल दुनिया को क्या कर रहे हो? ऑगमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक नया उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दे रहे हो, एक नया लेयर ऐड कर दे रहे हो। दिस वुड बी नोन एज व्हाट? ऑगमेंटेड रियलिटी। यहां पर एक बात का ध्यान दो, क्या आप एक इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये तो पूरा इमर्सिव टेक्नोलॉजी है? क्या आप इसके अंदर बाहर अब आप कुछ देख ही नहीं सकते भाई, सब सिर्फ अंदर ही अंदर दिख रहा है? नहीं, आप तो पूरे दुनिया से वैसे ही इंटरेक्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि यहां पर आपको बस उस पर कोई ना कोई चीज ऊपर से चिपका दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। अब यहां पर इसको हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी बोले। लेकिन जब वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, वीआर की बात करते हैं, तो यू हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट वीआर हेडसेट, है ना? वीआर हेडसेट की बात करते हैं हम लोग हमेशा कि वर्चुअल रियलिटी के पास तो भाई साहब एक हेडसेट होगा और इस हेडसेट के बेसिस पर ही काम बन पाएगा आगे। Whenever you wear that headset, अब बताओ कि आपका असली दुनिया से कोई रिश्ता नाता होता है? नहीं। मतलब क्या है कि ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं, लेकिन अगर वर्चुअल रियलिटी की बात करेंगे तो यू गेट कट्स ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड। ये ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अगर ऐसा हम लोग कुछ करके, मान लो वीआर का गेम खेल रहे हैं, है ना, कोई भी ऐसे हम लोग वो गेम में नहीं देखते, ऐसे पूरा वीआर हेडसेट लगा लिया, या फिर हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग को कंप्लीटली इमर्स कर देता है, जो कि हमारे एक्चुअल वर्ल्ड से हमें बिल्कुल काट देता है। नाउ द थिंग इज कि अब ये मिक्स्ड रियलिटी क्या है सर? देखो, मिक्स्ड रियलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। जैसे कि अभी एप्पल का नया विजन प्रो आया था, तो उस विजन प्रो को हम लोग मिक्स्ड रियलिटी बोल रहे थे। उसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज बोथ ऑफ दीज फीचर्स हैव बीन मिक्स्ड इन दैट। दोनों की रियलिटी, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी को इसमें मिक्स कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि आप चश्मा पूरा ऐसे पहन भी लोगे, आप उसके अंदर इमर्सिव भी हो, लेकिन उसी के सामने एक कैमरा भी लगा रहेगा जिससे कि आपको पूरी दुनिया बिल्कुल क्लियर दिखेगी उसी के अंदर। और आप इनफैक्ट क्या कर सकते हो, आप अपने रियल वर्ल्ड में आप क्या कर सकते हो? वर्चुअल वर्ल्ड की चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई फाइल खोलनी है, तो फाइल खोलनी है मेरे को इस वाले दीवार पर, तो मैं क्या करूंगा? मुझे इस दीवार पर फाइल खोलनी है, तो मैंने ओपन किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर ऐसे ड्रॉप कर दिया, ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। अब ये हमेशा मेरे इस कमरे की इसी दीवार पर होगी। मैं चाहूं निकल के दूसरे रूम में चला जाऊं, लेकिन वहां पर नहीं मिलेगा वो फाइल, की इधर पलटेंगे तो हर बार तो यही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके हिसाब से नहीं डिसाइड होता है, वो आपके घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कितना चले, कहां पर खड़े होकर देख रहे थे। तो अगर मैंने इस कमरे की इस दीवार पर इसको लगा के मैं गया हूं कहीं बाहर, तो जब भी मैं आऊंगा विजन प्रो का, फिर से वो स्पेक्स पहनूंगा पूरा, तो हेडसेट पहनने के बाद मेरे को हमेशा इसी दीवार पर, इसी कमरे की इस दीवार पर दिखेगी और किसी दूसरे कमरे की इस दीवार पर नहीं दिख जाएगी। तो दिस इज द मिक्स्ड रियलिटी पार्ट। यहां पर आप समझ सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी कंबाइन करती है इन दोनों के बेस्ट पार्ट की। ना ही आप अपने रियल वर्ल्ड से परफेक्टली कट ऑफ हो, कंप्लीटली कट ऑफ क्यों नहीं हो? क्योंकि आप अपने रियल वर्ल्ड को सामने सामने देख सकते हो, लेकिन इट इज इमर्सिव एज वेल, कि आप अपने सामने अपने घर के अंदर सोफे पर बैठ के, जहां पर आपका मुश्किल से 5 फीट आगे दीवार है, आपकी टीवी जो है वो बहुत ही छोटी स्क्रीन की है, लेकिन फिर भी आप अपना वर्चुअल हेडसेट पहन के आप मूवी थिएटर जितनी बड़ी स्क्रीन उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो और इट विल फील बिग। मतलब आप इमर्स भी हो सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, है ना, कि ये दोनों की बेस्ट चीजों को ये मिक्स कर दे रहा है। तो इसीलिए ये आपको मिक्स्ड रियलिटी के तौर पर दिखेगा। रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इमर्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो भी इमर्शन होगा ये आपके हमेशा चारों तरफ की जो इन्वायरमेंट्स है ना, उनसे बिल्कुल
टच में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इमर्स हुए तो बाहर से एक्चुअल रीजन में कट ऑफ हो जाए, नहीं नहीं, आपका कट ऑफ भी नहीं होगा। यू विल फील प्रेजेंट इन ए ब्लेंडेड इन्वायरमेंट। दोनों जगहों पर आप दोनों का समागम देखोगे। यहां पर ब्लेंडिंग वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइंड। इनहैंस्ड रियलिटी की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि वर्चुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग रियल वर्ल्ड पर पेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर कोई फोल्डर खोल दिया, हमने यहां पर अपना डस्टबिन ऐड कर दिया कि भाई साहब अब कुछ भी जंक फाइल्स होगी हमारी, हम सब इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे थ्रो कर देंगे। वो आपने आयरन मैन की मूवी देखी थी ना, जार्विस जैसे काम करता था, समथिंग लाइक दैट। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा है कि स्मार्टफोन्स जैसे होते हैं वैसे ही आप इनको भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पोर्ट वोट सब कर सकते हो। कोलैबोरेशंस की बात कर लो कि मल्टी यूजर इंटरेक्शंस हैं। जैसे कि मान लो मैंने भी वीआर हेडसेट पहना है और मेरे सामने भी किसी ने वीआर हेडसेट पहना है, तो जब मैं उसको देखूंगा तो ऐसा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि मुझे वो वीआर हेडसेट पहने हुए नहीं दिखेगी। उसके जो आई मूवमेंट्स हैं या फिर हेड मूवमेंट हैं वो ऑलरेडी क्या होगा, उस हिसाब से डिजाइन होगा कि मुझे उसका रियल फेस ही दिख रहा होगा और उसको भी मेरा रियल फेस ही दिख रहा होगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो हम दोनों का ये डब्बा वाला हेडसेट हम लोग के सामने सामने दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कोलैबोरेशंस इतना सीमलेस है भाई साहब कि यू विल नेवर फील आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको लग रहा है कि मैं तो इमर्स भी हूं और साथ ही साथ सारी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी उठा रहा हूं। तो ये एआई जनरेटेड आई का पुतलियों का मोशन वगैरह सब उसमें इंक्लूड कर लेते हैं वो लोग। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। आपको जूम मीटिंग्स लेनी है तो जूम मीटिंग का स्क्रीन आपको तो यहीं सामने खुल जाएगा। आप बड़ी सी स्क्रीन लगा लो जूम के सामने और यहीं पर ऐसे खड़े होकर पूरी मीटिंग टहल टहल के ले लो। उनको भी ऐसा दिखेगा कि आपके फेस पर, आपका फेस जो होगा ना वो भी उनको इसी बेसिस पर दिखेगा कि आप वीआर हेडसेट नहीं पहने हुए हो, आपका एक्चुअल फेस दिखेगा जो कि एआई जनरेटेड होगा। तो इसीलिए ये कोलैबोरेशंस भी बहुत ही जबरदस्त यहां पर हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि देखो मिक्स्ड रियलिटी में आपका कंप्यूटर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, ये तीनों ही बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दिख जाती है। यहां पर आप देख भी सकते हो कि एक्सटेंडेड रियलिटी का मतलब क्या होता है। यहां पर देखो एक होती है एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब इनकम्पासेस ईच एंड एवरी रियलिटीज जो कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है आपके लिए। इसके अंदर एक ऑगमेंटेड रियलिटी आता है जो कि हमने देखा कि ये आपका जो फिजिकल और रियल वर्ल्ड है उसके ऊपर एक डिजिटल एलिमेंट को ऐड ऑन कर देता है। दूसरा हमने पढ़ा मिक्स्ड रियलिटी, दोनों का समागम। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, जो कि आपको कंप्लीटली इमर्स कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी, आपको एक वर्चुअल दुनिया में भेज देता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जैसे आप देख रहे हो कि जब यहां ऑगमेंटेड रियलिटी पर आओगे तो यहां पर इमर्शन कम है, लेकिन जैसे जैसे आप वर्चुअल रियलिटी की तरफ जाओगे तो आपका इमर्शन ज्यादा है। तो मिक्स्ड रियलिटी में यू विल फील द मिक्स्ड क्वालिटी ऑफ बोथ। दूसरा है हमारा इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन जो है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे साल भर में एआई ने बहुत बार न्यूज अपनी सुर्खियां बटोरी हैं। तो इसका मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ बेसिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है, जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या फिर हम लोगों ने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की बात समझी थी। तो वैसे ही समझ लो कि इंडिया एआई मिशन जो है, यूनियन कैबिनेट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। और बजट एलोकेशंस देखोगे भाई साहब 10,300 करोड़ रुपए। हालांकि ये सब याद नहीं करना है, ये अगले 5 सालों के लिए दिया गया है। इंडिया का एआई मिशन जो है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही स्वाभाविक सा है और कौन ही होगा। एम जो कि हम लोग को इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करना है। देखो आप सबको पता है कि पब्लिक मॉडल पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकता है ना, कि बहुत बड़ी कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं आएगी जो कि एआई के लिए बहुत बढ़िया इनोवेशन लेके आएगी। लेकिन डेफिनेटली जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो आपको एआई इनोवेशंस नए लेवल पर मिलेंगे। इसके कुछ कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अपने कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 या फिर उससे भी ज्यादा जीपीयू मतलब कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने की बात हो रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। जीपीयू जो होते हैं उनका काम मैं बता देता हूं, वैसे तो भी आगे पूरा आर्टिकल इस पर पड़ा हुआ है। जीपीयू भी इस बार बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि जब डीपसीक आया था तो एनवीडिया जैसी जो कंपनीज हैं, एनवीडिया जैसी कंपनी जो कि जीपीयूज बनाते थे, उनका बोलबाला बहुत कम हो गया। अच्छा, एक चीज का दूसरा रिलेशन भी समझो कि जीपीयू बेसिकली करते क्या है। जीपीयू जो है आप समझ लो कि आपके मदरबोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा ही है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है ये आपके पूरे स्क्रीन की ग्राफिक्स को डिसाइड करता है। मतलब कि अगर आप वीडियो की क्वालिटी देखना चाहते हो तो वीडियो कितनी तेजी से डेटा अरेंज करके आपको स्मूथ इंटरैक्शन के साथ वीडियो दिखा रहा है। ऐसा वीडियो रुक रुक के तो नहीं चल रही है। जैसे आप कोई बहुत हैवी गेम खेल रहे हो जो ये काफी जीबी का गेम है, तो उन सभी सिचुएशंस में जो भी आपके ग्राफिक्स कंट्रोल है वो अटक अटक के तो नहीं चल रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में जीपीयू का प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है तो आप यहां पर डेफिनेटली ये बात बोल सकते हो कि
एक्चुअल में आपको बहुत आसानी से ये पूरा फंडा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अगर जीपीयू लगवा दिया मैंने तो मैं महंगा महंगा बड़ा बड़ा गेम भी खेल लूंगा और एट द सेम टाइम यहां पर हम लोग कोई बहुत बढ़िया एचडी में 4K में 8K में मूवीज भी देख पाएंगे। तो ये आपको हमेशा समझना है। फिर इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर की हम बात करते हैं। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई हम लोग को एक इंडिजिनस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाने हैं ना, मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाने हैं जो कि बेसिकली आपके क्रिटिकल सेक्टर्स के रिलेशन में डेवलप हों, जो कि एआई के साथ में लैस हों। फिर दूसरा आता है इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई साहब हम लोग को ना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे कि जितने भी नॉन पर्सनल डेटा सेट्स हैं उनको भी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में रिसर्चर्स के साथ में हम लोग साझा कर सकें और बहुत प्यार से हम लोग उसको भी इंटीग्रेट करके एआई के साथ बिल्ड कर सकें। अगला इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ना। मतलब अब ये सब तो देखो इतना कभी यूपीएससी इतने डिटेल में कभी घुसता नहीं है ना, कि भाई और बहुत ही कॉमन चीजें आएंगी कि भाई सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप बोलोगे हाँ भाई हाँ चाहिए ही चाहिए और क्या होगा। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहा है कि इंक्रीज एआई एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स पीएचडी लेवल्स पर। यहां पर जो भी एआई प्रोग्राम्स के लिए एंट्री बैरियर्स हैं भाई साहब उनको भी कम करना है। ऐसा ना हो कि एआई के सुन के लोगों को समझ में आए कि भाई ये तो बहुत बड़ा हुआ है, ये हम इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले सकते हैं। उनके लिए बहुत ही एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो। फिर स्टार्टअप फाइनेंसिंग की बात हो रही है, जो भी एआई की कंपनीज होगी उनको स्टार्टअप के लिए डीप टेक की अगर जरूरत होगी तो उन एआई स्टार्टअप्स को हम लोग क्या करेंगे, फंडिंग्स के साथ भी उनको हेल्प करेंगे। फिर यहां पर सेफ और ट्रस्टेड एआई बनाने की बात हो रही है, मतलब वही आपका अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, वो सब आप लोग अगर इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। द थिंग इज इंडिया का डेवलपिंग एआई के तौर पर मतलब एआई डेवलप करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। यहां पर एनएसएआई है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली नीति आयोग के द्वारा 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका बेसिक एम क्या है, टू फोस्टर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि इन्होंने कुछ सेक्टर्स छांट लिए जहां पर इनको लगता है कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो कि सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लेके आ सकते हैं, लोगों के जिंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर करने की बात हो रही है अलॉन्ग विद द गवर्नेंस। यहां पर फिर नीति आयोग की बात हो रही है कि इंडिया का सबसे पहला एआई स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जिसका नाम क्या रखा हमने, एरावत। ये अच्छा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये एरावत के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने जीपीएआई के बारे में सुना होगा, है ना। जीपीएआई की भी मीटिंग हुई थी, यहां पर एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 2020 में इंडिया के अंदर में आप देखोगे कि 15 दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जीपीएआई को क्रिएट किया गया। इसके अंदर में हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने की बात की है कि कैसे हम लोग का जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर हम लोग सबका साथ सबका विकास टाइप की कुछ बातें करके चलेंगे आगे। फिर एम क्या है इसका, यस जीपीएआई का एम है जो भी एआई की थ्योरी है और उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उनके बीच गैप को कम करना। और अभी फिलहाल के लिए जितने भी हमारे एआई प्रायोरिटीज हैं, इन प्रायोरिटीज को थोड़ा सा अरेंज करके सारे देशों को एक साथ उस पर काम करना। इसमें जो मेंबरशिप की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए 29 मेंबर कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के यहां पर साथ है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कोई तो बड़ा देश है अपने साथ में। जीपीआई के सेक्रेटेरिएट की अगर बात करें तो वो ओईसीडी पेरिस के अंदर में है और लीड चेयर जीपीआई 2024 जो है वो इंडिया लीड कर रहा था 2024 में। और उसने एक नया डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब देखो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद एआई। अगर अभी आप लोगों ने G20 के समिट्स को फॉलो किया होगा तो उसमें भी आप लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में सुना होगा, तो वो भी दिल्ली डिक्लेरेशन ही है, ये भी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों की बातें सेम ही है भाई। न्यू दिल्ली में कोई भी डिस्कशन होगा, कोई भी चीजें डिक्लेयर करने की बात हो रही है, डिक्लेरेशन साइन हुए हैं, तो वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ही कहलाएगा। यहां पर जैसे कुछ और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनीज हैं, जैसे कि ब्लेचले डिक्लेरेशन एआई का है, ये 2023 की एक बहुत ही नवंबर 2023 की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब ब्लेचले जो है एज ए प्लेस वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है इमिटेशन गेम, इमिटेशन गेम, पता नहीं आप लोगों को देखते हो कि नहीं। इमिटेशन गेम जो है वो एक्चुअल में एक पर्सन के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो हम लोग एलन ट्यूरिंग को उसका फादर बुलाते हैं, उसका जनक बुलाते हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहला बात किया था, सबसे पहला कदम रखा था। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेस्ट कंडक्ट किए हैं एलन ट्यूरिंग ने। तो सबसे पहला इमिटेशन गेम जो है उसमें कहानी किसकी है, एलन ट्यूरिंग की कहानी है। और एलन ट्यूरिंग कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक ऐसा डिवाइस डेवलप करते हैं जो कि कोड को ब्रेक कर सकता हो
एट ग्रेटर स्पीड, तो वहां पर ये सारी चीजें हो रही। तो ये कहां पर हुआ था? ब्लैचले में ही हुआ था, है ना। इसीलिए ब्लैचले डिक्लेरेशन में अगेन नवंबर 2023 में हम लोग बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल्स को हम लोग माप रहे थे, और हम लोग बोल रहे थे कैसे हमारे ह्यूमन वेलबींग के लिए सब कुछ ट्रांसफॉर्म करके ये एआई हमें आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, हमारे डेली लाइफ में हमें काफी कुछ आगे सिखा सकता है। तो इसीलिए इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि देखो देयर आर सर्टेन रिस्क एंड ऑब्लिगेशंस जो कि एआई के साथ हैं, उन पर भी हमें काम करना चाहिए। और इन्होंने एक फ्रंटियर एआई का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि ये बोल रहे हैं कि देखो जो भी एक्सट्रीमली कैपेबल फाउंडेशन जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, उनको आप हजार्डर कैपेबिलिटीज के लिए अगर लगता है कि ये कोई यार फ्यूचर में चल के ना खतरा कर पाएगा, तो उसको यार मत डेवलप करो अभी फिलहाल के लिए, ऐसा इनका कहना है। या फिर थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करो। ऐसे ही इसके ब्लेचले डिक्लेरेशन के साथ साथ एक हिरोशिमा एआई प्रोसेस भी है, एचएपी अंडर G7 में यहां पर डिस्कस हुआ था। बस ये अब इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना। अगर यूपीएससी कभी पूछती है कि वैसे हिरोशिमा प्रोसेस एचएपी जो है वो कभी कभी न्यूज में था, वो किससे रिलेटेड था, तो आप लोग एआई से रिलेटेड बता सकते हो। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से। अब देखो हम लोगों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में अभी तक कुछ भी समझा नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट लोगों ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के तौर पर अभी अडॉप्ट किया है, और ये बोल रहे हैं कि इट विल सेफगार्ड आवर सेंसिटिव कम्युनिकेशन। अब ये ऐसा क्यों है उसको जरा हम लोग समझते हैं कि हाउ दिस क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी यूजफुल इन सेफगार्डिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखो सबसे पहली बात क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को एक बार जरा हमें समझना पड़ेगा। हम लोग के सामने दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है आपके सामने बाइनरी सिस्टम, और एक आपके सामने होता है क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, अब यहां पर दोनों के बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग या बाइनरी, बाइनरी में हम सबको पता है कि देयर आर टू वेरिएबल्स। कौन कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे लिए 0 और 1, यही तो होते हैं 0 और 1, और इसी के बेसिस पर ऑन या ऑफ या फिर 0 या 1, इसी के बेसिस पर हमारा सारा का सारा कंटेंट चल रहा है। इनफैक्ट आप जो ये वीडियो लगातार टकर टकर देख रहे हो, इसके पीछे भी बेटा 0 और 1 का ही इंफॉर्मेशन है। आपके किस स्क्रीन के किस पर्टिकुलर टाइम पर कौन से पिक्सल का कौन सा कलर कोड चाहिए, और मैं किस हिसाब से मोशन कर रहा हूं, इन सब का डेटा जो है वो इसी 0 और 1 से ही डिसाइड हो रहा है। और इनफैक्ट ये जिस हिसाब से काफी स्पीडी ट्रांसमिशंस करता है, हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स में कुछ चीजें और तगड़ी तरीके से बदल जाती हैं। अब ये कैसा होता है यहां पर आप लोग समझना। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है, ये क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो क्वांटम कंप्यूटिंग समझो, फिर क्रिप्टोग्राफी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है वो कई सारे वेरिएबल्स को पढ़ने की कोशिश करता है। मतलब कि इसके पास इंस्टेड ऑफ 2, सबसे पहले तो यहां पर 4 वेरिएबल्स होते हैं, और 4 वेरिएबल्स हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर कुछ ना कुछ सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं। मतलब कि उनका सारा का सारा जो रिजल्ट है वो हां और नहीं दोनों को साथ में लेके चलता है, और कई सारे पॉसिबिलिटीज बनाता है, जिसके बेसिस पर अगर हम लोग किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, या फिर किसी डेटा को हम लोग सॉर्ट करके हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशंस करने वाले होते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक ना बेसिक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि हम लोग यहां पर क्रिप्टोग्राफी का मतलब कैसे समझें। क्रिप्टोग्राफी का मतलब बेसिकली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन इट इज अ सिंगल डायरेक्टेड प्रोसेस। यहां पर क्या मतलब है इसका? सिंगल डायरेक्टेड का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैं आपसे अभी अगर एक बात बोलता हूं कि हम लोग बेसिकली प्राइम नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स के तौर पर अगर मैं बोलूं, आपको सिंपल एक कैलकुलेशन देता हूं मैं कि बेटा एक बात बताओ 73 इंटू 79 कितना होगा, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं 73 इंटू 79 कितना होगा। यहां पर लिखता हूं मैं 73 इंटू 79 कितना होगा? ये आ रहा है 5767। अगर हमसे कोई ये पूछता है तो वी कैन इजिली मल्टीप्लाई एंड गिव द आंसर। लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि यार 5767 का जरा तुम मल्टीपल्स बताओ कि किन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से 5767 आता है, नाउ यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग विथ, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 6 से करोगे, 7 से करोगे, 8 से करोगे। अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि भाई साहब थक गया, मैं डिवाइड ही नहीं हो रहा यार किसी चीज से। ये तो बाद में आपको पता चलेगा भैया तो 73 से डिवाइड हो रहा है, तो प्राइम नंबर है। 79 से डिवाइड हो रहा है, तो खतरनाक चीजें हैं, है ना। यू कैनॉट रिवर्स इट, मतलब रिवर्स कर सकते हो लेकिन बड़े मुश्किल से कर पाओगे, बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर मेथड की जरूरत पड़ेगी।
अब देखो, जब तक बाइनरी लैंग्वेज की बात हो रही थी तो बाइनरी लैंग्वेज के लिए बहुत डिफिकल्ट है इस कोड को ब्रेक कर पाना। और ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 4 डिजिट का हमने किसी 2 डिजिट के प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि हम लोग को रिजल्टेंट के तौर पर 4 डिजिट मिल रहा है। क्या हो कि अगर हम लोग रैंडमली 10 डिजिट्स के प्राइम नंबर्स ले लें, है ना, 10 डिजिट्स के प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और उससे जो कम से कम नहीं तो 20 डिजिट या 25 डिजिट का जो भी बन रहा होगा उसका आंसर, उसको हम बोले कि भाई साहब इसका फैक्टर्स बताओ, तो क्या आप रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हो? आप 10 डिजिट्स का मतलब समझ रहे हो, 10⁻10 बहुत होता है ना, बहुत होता है। आप सिंपली बात कर रहे हो कितना, लगभग लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 6 8, लगभग मान लो आप 10-12 करोड़ के या फिर और भी ज्यादा 100 करोड़ के आप अप्रोक्सीमेटली कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हो। 100 करोड़ बार उसमें अब जब आप मिलाओगे तब जाके आपको एक आंसर मिलने की संभावना बनेगी। तो यार 100 करोड़ बार कोई अपना एप्लीकेशन रन करेगा तो वही फ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग का कोई भी सेट ऑफ पासवर्ड होता है, कोई भी सेट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, दे ऑल आर बैक्ड अप विद दीज टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स, जिनको कि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ब्रेक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ कम्स द क्वांटम कंप्यूटिंग। बस आपके लिए इतना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इस कोड को ब्रेक कर पाना बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास 4 वेरिएबल्स हैं और उस 4 वेरिएबल्स के चलते जो बाइनरी सिस्टम हमारा ये टास्क हो सकता है कि 4 से 5 साल में कर दे, ऐसा प्रॉमिस किया गया है कि हमारा क्वांटम कंप्यूटर उसको महज 5 से 10 मिनट में कर सकता है। इतना डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन हर चीज के लिए नहीं बेटा, हमेशा क्रिप्टोग्राफी के लिए। तो आज के टाइम पर सबसे बड़ा दिक्कत इसी बात का है कि जिस भी एक नई होड़ मच गई है कि सबको क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं, फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर्स। जिसने भी पहले फुल्ली फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर्स को बना लिया, वो किसी भी कंट्री के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको कोड ब्रेक करके तुरंत के तुरंत उसके अंदर घुस सकता है, भले ही कितनी भी पावरफुल सिक्योरिटी क्यों ना हो इस बाइनरी सिस्टम की। तो इसलिए लोग 2 पर्पस के लिए कर रहे हैं, एक तो उनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाकी देशों का चाहिए, और दूसरे तौर पर उनको यह भी चाहिए कि जिस हिसाब से एक बाइनरी का पासवर्ड क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इजीली तोड़ पा रहा है, लेकिन खुद एक क्वांटम डेवलप्ड पासवर्ड क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए अगेन बहुत मुश्किल से टूटेगा। तो सब लोग चाहते हैं कि आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा चले, ना कि आपके बाइनरी सिस्टम्स के द्वारा चले। तो नाउ यू कम टू नो कि जब भी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंक्रिप्शन जो है वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है और इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रेक। लेकिन अगर बाइनरी सिस्टम के थ्रू हुआ है तब तो वो बहुत इजीली हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वर्किंग मैकेनिज्म इनका। बेसिकली आप समझना कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बेसिकली फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है। हमेशा इस बात का ध्यान देना कि व्हाट डज इट यूज फोटॉन्स, पार्टिकल्स या वेव्स ऑफ लाइट जो हम लोग बोलते हैं, जिससे कि एक अनब्रेकेबल क्रिप्टो सिस्टम बन जाता है। और इस ट्रांसमिशन में बेसिकली जो हम लोग 4 वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, उन 4 वेरिएबल्स को अब बाइनरी लैंग्वेज में तो बिट्स बोलते थे, लेकिन यहां क्वांटम के लेवल पर अगर हम लोग आते हैं तो उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिट्स बोलते हैं या क्वांटम बिट्स बोलते हैं। एक बार यूपीएससी ने बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा कि क्यूबिट्स किससे रिलेशन में हम लोग न्यूज में सुनते हैं, तो आपको कुछ नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक तरफ इशारा देना था। यही सारी बातें हमने की जो यहां पर लिखा हुआ है ना, दिस ऑल हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड। फिर उसके बाद रिसीवर जो है वो सेंडर को कैसे अपना स्प्लिट करके करता है। तो ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक क्लियर हो क्वांटम कंप्यूटर से या क्रिप्टोग्राफी को लेके। देखो, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो लॉजिक, डिजिटल लॉजिक के बेसिस पर, जो बाइनरी लैंग्वेज बेस्ड होता है, यहां पर क्वांटम थ्योरी के इस्तेमाल से होता है। ये डिजिटल सिग्नल्स बिट्स को यूज करके होता है और ये पार्टिकल्स के तौर पर फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है। इसके पास कोई भी रेंज ऐसी एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इसके पास एक पर्टिकुलर फाइबर ऑप्टिक वायर्स के थ्रू सारा का सारा यहां पर ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। यहां पर अगला आर्टिकल हमारा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ और भी फंडे आएंगे हमारे सामने, उनको देखना हमारे लिए कहीं जरूरी है, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। फिलहाल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो व्हाट आर दीज, अभी तक हम लोग का जो एआई है वो क्या है। फिर देखो, अभी तक का जो हम लोगों ने एआई डेवलप किया है वो एआई एक लो फेज्ड एआई है। हम लोग बोल रहे हैं यार अभी भी बहुत चौंका देने वाला रिजल्ट देता है। डीप सीक की बात करो, चैट जीपीटी की बात करो, दे आर नियरली कंपेयर टू ह्यूमन, उनके पास काफी इंटेलिजेंस आ चुका है ऑलरेडी, बट दे ऑल आर नैरो एआई। नैरो एआई मतलब कि a small version of artificial intelligence, a small level of artificial intelligence। अब ये fully developed नहीं हुए हैं।
अभी तो ये नैरो एआई के तौर पर हम इनका इस्तेमाल करके खुश होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के भाई साहब एक जनरल एआई आने की जरूरत है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जब आएगा तो उसका दिमाग जो है, हम लोग बोलते हैं, देखो 3 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला हमारा नैरो एआई होता है, दूसरा हमारा एजीआई होता है, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और इसके बाद हमारा आता है सुपर मासिव इंटेलिजेंस या समथिंग सुपर करके है, सुपर एआई। तो ये जो सुपर एआई है, इट विल एक्सीड द ह्यूमन कैपेबिलिटी, मतलब कि इंसानों के बस के बाहर हो जाएगा। वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट वी ऑल आर फोकसिंग अबाउट एजीआई। नाउ व्हाई दिस इज इन न्यूज? बेसिकली क्या है कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक पहलवी की है कि अब हम लोग नेक्स्ट फेज पर चल रहे हैं, जहां पर अब हम लोग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग डेवलप करने की बात करेंगे। तो अब इनकी टीम एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बना रही है। यहां पर एलन ट्यूरिंग की बात यहां पर बहुत अच्छे से लिखी है। देखो, एलन ट्यूरिंग का ना एक टेस्ट था। बेसिकली एलन ट्यूरिंग इतने फेमस क्यों गए? क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहली बार यह बताया था कि आखिरकार जो भी प्रोग्राम्स कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं, या फिर सामने से बैठा हुआ कोई भी मशीन अगर आपसे बात कर रहा है या कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, तो यू कैन स्पेसिफिकली डिस्टिंक्ट बिटवीन बोथ ऑफ दीज कि भाई ये मशीन है और ये इंसान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, आप ना बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि इंसानों के अंदर कुछ ऐसी फितरत है, जैसे कि इंसान हमेशा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके सामने 2 सिस्टम्स है, आपको नहीं पता उसमें से कौन सा इंसान है कौन सा मशीन है, आप उससे एक सिंपल सा सवाल पूछ सकते हो कि और बताओ कल क्या हो रहा था, कहां थे अभी तक। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो इंसान तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बता सकता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट पर ह्यूमन को मिमिक करते हुए भी इतना झूठ नहीं बोल सकता है। तो वो इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर देगा कि आई डू नॉट हैव सच लाइफ। आपने बस अभी इंटरेक्शन स्टार्ट किया, नाउ आई एम जस्ट नाउ, मतलब उनका कोई प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री नहीं समझ में आता है, जो कि उनके जिंदगी भर अब उनके साथ रहेगा। हाँ, वो लोग सीखते हैं, दिन पर दिन नया चीज सीखते हैं, लेकिन उनका पास्ट उनके साथ में अटैच होकर फ्यूचर तक नहीं पहुंचता है। इवेंट्स नहीं क्रिएट होते हैं कि आज तो मैंने 10,000 एल्गोरिदम सीखे, कल तो मैंने 1 करोड़ एल्गोरिदम सीखे थे। ये सब बातें नहीं हो पाएंगी उससे। तो एलन ट्यूरिंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब था कि एक जज होगा और एक जज सामने बैठे हुए मशीन से कुछ सवाल जवाब करेगा। मशीन हो या इंसान हो, उस पर कोई भी आंसर्स कभी भी लिख के आएगा, हमेशा और हमेशा, कभी भी बोल के ऐसा नहीं आएगा। जैसे आजकल के टाइम पर जो वॉइस क्लोनिंग हो रही है, उससे आप जैसे चैट जीपीटी से बात करो, आपको लगेगा कि यू आर इक्वली टॉकिंग टू अ ह्यूमन, है ना। मतलब अब बहुत सारा, पहले जैसे रोबोटिक वॉइस नहीं है, उसका सीरी टाइप की आवाज नहीं है ना। अब उसकी आवाज बिल्कुल परफेक्टली ह्यूमन जैसी हो चुकी है। तो वो सारी चीजें आप डिच हो सकते हो उससे कि यार सच में इंसान ही बात कर रहा है क्या, लेकिन नहीं, वो एलन ट्यूरिंग बोलते हैं कि नहीं, वेन एवर यू विल आस्क सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भाई साहब तुमको रियलाइज हो जाएगा कि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये सच वाला इंसान है। तो इसी तरीके से इन्होंने इस पूरे टेस्ट की बात की थी। तो डेफिनेटली ये बात हुई कि भाई साहब, जो हम लोग मशीन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो अगर कोई बेंचमार्क सेट कर सकता है तो वो कौन पर्सन है? वो एलन ट्यूरिंग है, जिन्होंने अपने टेस्ट के बारे में 1950 के इस पेपर में कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस के नाम से इसको चलाया था। तो इसी को बाद में ट्यूरिंग टेस्ट बोलने लगे हम लोग। तो एजीआई के बारे में अगर बात करें, तो एजीआई जो है वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म कर सकता है। मतलब उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इंसानों को मिमिक करने की टेंडेंसी उसकी काफी हद तक बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि भाई साहब इसमें से इंसान कौन है और मशीन कौन है। वो होगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो आमतौर पर एक इंसान को सारी बातें पता होती हैं, वैसे ही एक रिच एक्सपीरियंस के साथ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसे ही जनरल इंटेलिजेंस से बात करेगा। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हम लोग बोल रहे हैं। विजन क्या है? रिसर्चर्स एम टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और अ कंप्यूटर जो कि सब कुछ जाने, जो कि ह्यूमन जान सकता है। सुपर इंटेलिजेंट रोबोट की बात हो रही है यहां पर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको 2 चीजें समझनी थी। नैरो और एजीआई के बीच में हम लोगों ने ऑलरेडी डिफिनेशन देख लिया है। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हमारा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एज अ सर्विस, जीपीयू। इसी की मैं बात आप लोगों से करना चाह रहा था कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है अभी फिलहाल न्यूज में है, क्योंकि इंडिया का भी एक बहुत ही शानदार इंडिजिनियसली बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसका नाम है कृत्रिम। ये बेसिकली एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को एज ए सर्विस इस्तेमाल कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल में यूपीएससी पूछती है क्या? यस, यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में आपसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है। तो इट इज नॉट एट ऑल वेरी फार कि जब हम लोग को जीपीयू एज ए सर्विस के बारे में पूछा जा सके। तो जीपीयू एज ए सर्विस का मतलब क्या है? मान लो कि आपके सिस्टम में
एक जीपीयू का नया कार्ड अगर हम लोग लगवाने जाएंगे तो मे भी उसका खर्चा जो है 20-25 हजार रुपए हो सकता है। 20-25 हजार रुपए या फिर उससे भी ज्यादा महंगा 40-50 हजार रुपए तक भी जा सकता है, जिसके अंदर आपका ये जो ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक कार्ड जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, या फिर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या करेगा, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इनहैंस कर देगा, प्रोसेस को स्मूथ कर देगा, वीडियो को बहुत ही लाइट कर देगा, और कोई भी अगर आप हैवी टूल चला रहे हैं, हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत रिच कर देता है, उसमें अटकने वाली बात सब कुछ खत्म हो जाती है। तो दिस इज हाउ अ जीपीयू इज वर्किंग इनसाइड योर कंप्यूटर। बट व्हाट इफ कि आपको अभी 20-25 हजार रुपए खर्च नहीं करना है, यू कैन ऑलरेडी बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीयू, मतलब कि आपके सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग मेमोरीज जीपीयू की अब एज ए सर्विस इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब कि आपका सिस्टम भले ही कितना स्लो हो, कितना घटिया हो, आप जैसे अभी तक गूगल ड्राइव का सब्सक्रिप्शन लेके उसमें 15 जीबी की फाइल स्टोर कर लेते थे, सेम टू सेम आप थोड़े पैसे में देके एक अच्छा प्रोसेसिंग जीपीयू, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को भी आप ऐसे भाड़े पर ले सकते हो। सिंपल सी, अगर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में मुझे समझाना हो आपको, तो आपको क्या करना है, आपको जीपीयू भाड़े पर ले लेना है, जिसका आप मंथली चार्ज पे करोगे, और इसी के बेसिस पर यह नया टेक्नोलॉजी सामने आया है। तो जीपीयू एज ए सर्विस अपने आप में काफी ज्यादा नया है, काफी यूनिक बिजनेस सिस्टम है, जहां के अंदर हम लोग ऐसे जीपीयू को एज ए सर्विस देने की बात कर रहे हैं। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का छोटा सा हिस्सा होता है जीपीयू, मतलब कि जब आप लोग सीपीयू देखते हो ना, सीपीयू के अंदर ही जीपीयू लगा होता है, जो कि ये सारे काम करता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। एप्लीकेशन की बात करें तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आजकल के टाइम पर जितने भी एलएलएम्स हैं, मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सभी लोग बहुत बड़े बड़े जीपीयूज का इस्तेमाल करके अपने उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करते थे। तो मशीन लर्निंग की बात हो गई या डीप लर्निंग की बात हो गई, इन सभी सिचुएशंस में आपके पूरे सिस्टम को स्मूथ बनाने का काम कौन करता था? जीपीयू करता था। अभी इंटरप्शन कैसे है? एनवीडिया के शेयर्स जो है वो एकदम से कैसे गिर गए? एनवीडिया एक कंपनी है जो कि जीपीयूज सबसे बड़े लेवल पर बनाती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके शेयर्स में इसलिए कमी आई क्योंकि चाइना का जो डीप सीक आया है, उसने बिल्कुल अच्छे से दावा किया है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी सच काइंड ऑफ जीपीयूज। तो अभी तक जो बड़ी बड़ी कंपनी, आप तो चलो चैट जीपीटी फ्री में इस्तेमाल करने वाले होंगे, बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे देती हैं, फिर उनके सर्विसेज को, हायर वर्जन को अपने चलाती हैं और उससे काफी सारे सरल काम बना लेती हैं, उससे मतलब अपना काम, टास्क बहुत ईजी कर लेती हैं। तो उसके हैवी पैसे जाते हैं किसको? चैट जीपीटी को। अब यहां पर एक बात का और ध्यान देना पड़ता था कि चैट जीपीटी जब उनको बड़े लेवल पर चलाना है तो उसके हिसाब से उनको जीपीयूज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन डीपसीक जब से आया, डीपसीक इज नियरली इक्विवेलेंट टू द चैट जीपीटी, लेकिन इट डज नॉट रिक्वायर एनी जीपीयूज। जीपीयू की इतनी जरूरत ही नहीं है उसको इतना तगड़ा परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए लोगों को लगा कि यार जीपीयू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग इतना ज्यादा खरीदते थे, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, हम लोग क्यों ही उसमें इतना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए जो जीपीयू के शेयर थे वो तेजी से गिर गए, और इसीलिए जीपीयू इतना ज्यादा मार्केट में यहां पर आपको देखने को भी मिल रहा है। तो बेसिकली जितने भी हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग्स होते हैं ना, वहां पर जीपीयू जो है उनके प्रोग्राम्स को, उनके प्रोसेस को काफी तेजी से एक्सेलरेट कर देता है। और बेसिकली क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं, डेटा सेट बहुत बड़ा है, मान लो करोड़ों का डेटा है, मतलब करोड़ों करोड़ों डेटा उसके अंदर में है, हो सकता है 100 करोड़ डेटा है। अब 100 करोड़ डेटा को अलाइन करना, मैनेज करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा आई थिंक, अबाउट जीपीयू एज ए सर्विस। वही बात है मैंने बता दी, जैसे आप लोग क्लाउड सिस्टम को, कोई भी फाइल सेव करने के लिए गूगल ड्राइव का सहारा लेते हो, वैसे ही समझ लो तुम्हारा सिस्टम स्लो अगर है तो तुम्हारा मान लो 10,000 रुपए का फोन है ना, तुमने क्या किया, 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से जीपीयू एज ए सर्विस को ले लिया, अब उससे तुम्हारा मोबाइल एकदम तेज काम करने लगा। दिस इज कॉल्ड एज जीपीयू एज ए सर्विस। आई होप कि इट इज क्लियर। फिर आता है एक वर्चुअल टच। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी ऐसा बोला है कि देखो, बच्चों को टीचिंग के तौर पर हम लोग गुड टच और बैड टच के बारे में हमेशा से अवेयर करते थे। इनको यह भी बताना है कि व्हाट इज अ डिजिटल टच। डिजिटल टच को भी आज के एज में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। तो आपको एक बार बस पता होना चाहिए कि आखिरकार ये वर्चुअल टच या डिजिटल टच जो है वो क्या चीज है। तो वर्चुअल टच की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्शन है। इवन अगर आप अपना मोबाइल निकाल के अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो और शॉर्ट्स और रील्स को थंब से ऊपर कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टच विच इज वर्चुअल इन नेचर। मीन्स यू आर नॉट क्लिकिंग एग्जैक्टली ऑन दैट वीडियो, बट आप उसको एक स्क्रीन पर टच कर रहे हो। तो इसी के तरीके से आपको यहां पर ना वर्चुअल टचेस के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट बच्चों को इसके नेगेटिव्स और इन सबके जितने भी दिक्कतें हो सकती हैं उन सबके बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में हम देखें तो हम लोगों को कुछ वार्निंग साइंस, प्रेडेटरी बिहेवियर्स, पोटेंशियल रिस्क के बारे में बताना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कई बार आपको वर्चुअली बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है।
मान लो आपने कभी किसी पर कमेंट किया, अब वो कमेंट किसी ने पब्लिक कर दिया, मतलब वो भी एक प्रकार का क्या है, आपका वर्चुअल टच है। वर्चुअल टच जो है वो काफी खराब हो सकता है। मतलब डिजिटल लेवल पर अगर आपको कोई शेम कर रहा है, आपका कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उन सभी सिचुएशन को भी आप वर्चुअल टच के साइड इफेक्ट्स के तौर पर बता सकते हो। अब वर्चुअल रियलिटी की अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन के तौर पर, तो बहुत बार वीआर टेक्नोलॉजी जो है वो भी ऐसे 3D एक्सपीरियंसेस के बारे में जो कि कंप्लीटली इमर्सिव है उसको लेके आने वाले हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में भी हम लोगों ने इस पर बात कर लिया था। वर्चुअल टच जो है गेमिंग के अंदर भी आ सकता है, स्मार्टफोन और टेबलेट्स के अंदर भी आ सकता है, टच स्क्रीन जो आप लोग यूज करते हैं जैसा मैंने बताया वो भी है। तो यहां पर बैड टच और गुड टच, यार ये तो बताइए आपको, एक मूवी की यहां पर कोमल की बात हो रही है, एजुकेशनल शॉर्ट मूवी है। अगर आप लोग अच्छा गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना चाहते हो किसी बच्चों को तो वो आप दिखा सकते हो। यहां पर एक क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमारा इंटरनेशनल ईयर निर्धारित किया गया है, और इसीलिए मैंने बोला था आपको वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में कि क्यों आपके लिए यह सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में एक्चुअल में यूनेस्को के अंदर में मेक्सिको ने सबसे पहले इस मुहिम को लीड किया, और उनका फुल सपोर्ट यूनेस्को ने देते हुए जनरल कॉन्फ्रेंस में लगभग 60 कंट्रीज के साथ में इसको यूएन के सामने रखा, और फाइनली यूएन ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। यूएन ने जून 7 2024 को डिक्लेयर किया कि ईयर 2025 विल बी द ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर यूएन का जो ये डिक्लेरेशन है 2025 को, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में लोगों को अवेयर करने के लिए है, इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट रिसर्च लाने के लिए है। सिंपली यहां पर अगर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे तो कई सारे मिलेंगे आपको, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप हुए 100 साल हो चुके हैं। मैट्रिक्स मैकेनिज्म क्या होता है, एक जॉर्डन फॉर्मुलेटेड मैट्रिक्स मैकेनिज्म है। यहां पर हाइजेनबर्ग जो है और बॉर्न और जॉर्डन, इन तीनों लोगों ने 100 साल पहले एक कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन लोगों ने बहुत सारे डेटा को एक साथ एक्यूमुलेट करके उसको सॉल्व करने की बात की थी मैट्रिक्स के थ्रू। फिर श्रोडिंगर इक्वेशंस की बात कर सकते हैं हम। यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशंस जो है उनके भी फॉर्मुलेशन को लगभग 100 साल हो चुके थे। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विथ व्हाट, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इसीलिए यहां पर यह बात हो रही है कि सर 100 साल हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट मस्ट बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप सबको पता ही है कि जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो, जहां पर क्यूबिट्स का इस्तेमाल हो, उसी को हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग कुछ यहां पर इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में देखना चाहते हो तो आपको QCAL के बारे में पता होना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, जो कि MITI के द्वारा लिया गया है, अमेजन वेब सर्विस और इन सब के साथ कोलैबोरेट करके। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम NMQTA की बात कर सकते हो आप, 2020 में लॉन्च किया गया था। नेशनल क्वांटम मिशन की बात कर सकते हो, जहां पर लगभग 6000 करोड़ का प्रॉपर 2023-24 से लेकर 30-31 तक में फंडिंग दी गई है, जिससे कि हम लोग साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बढ़ा सकें। नाउ देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स जो कि आपको पता होना चाहिए हमेशा और हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसका मतलब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन मतलब कि इफ यू आर यूजिंग द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट समथिंग, ये कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अगर आप लोग बीच बीच में कहीं से भी आपको लगता है कि आप कोई भी बातचीत कर रहे हो, जैसे हम लोग अभी शुरुआत में इंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो उसके बेसिस पर अगर आप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके आप अगेन बहुत ही सिक्योर फॉर्म में कम्युनिकेशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। क्वांटम इंटरनेट इसी से जुड़ा हुआ है। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी जो होता है वो बेसिकली किसी भी नंबर्स के या फिर किसी के भी प्रोसेस के बारे में पढ़ने को हम लोग मेट्रोलॉजी बोल रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली यही बोल रहे हैं, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी का मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स को आप एटॉमिक क्लॉक्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड में भी अगर इमेजिंग वगैरह की बात है तो उन सब में आप क्वांटम के सेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर क्वांटम मटेरियल्स की बात आ रही है तो देयर आर सर्टेन स्टडीज जहां पर हम लोग को कुछ क्वांटम प्रॉपर्टीज देने वाले कुछ अलग से मटेरियल्स मिल रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि उनके अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाएं। फिर इसके बाद क्वांटम सिमुलेशन की बात कर सकते हैं हम लोग। क्वांटम सिमुलेशन इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम, जो कि बेसिकली आपके रियल सिस्टम्स के साथ में एक बार सिमुलेट होने की बात करेगा। तो आखिरकार इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है क्वांटम सिमुलेशन पर, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है कि बाइनरी सिस्टम और क्वांटम सिस्टम्स आर एट टू डिफरेंट पोल्स। तो पोल्स अपार्ट वाली चीजें हैं, अगर इनको साथ में लेके नहीं आएंगे तो ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो पाएगा। नो वन विल डिस्कार्ड इट्स बाइनरी कंप्यूटर एंड इंस्टेड ऑफ बाय द क्वांटम कंप्यूटर, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर डज नॉट फुलफिल्स ईच एंड एवरी ऑपरेशन टिल डेट। तो इसके वजह से यहां पर एक स्मूथ ट्रांजिशन जाने के लिए इसका सिमुलेशन होना, या फिर इसको अभी करंट सिचुएशन में जो टेक्नोलॉजीज चल रही है उनसे सिमुलेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेनी कंपनीज आर बिहाइंड दिस।
फिर प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे टॉपिक का, जिसको हम लोग पहला बोल रहे हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहां पर जो हमारे लिए क्वांटम डिजिट्स होंगे, इट इज नॉट बाइनरी डिजिट, बल्कि यहां पर कॉम्बिनेशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, 10000111। ये 4 क्यूबिट्स हैं हमारे पास। अब ये 4 क्यूबिट्स हैं, आप देख पा रहे होगे कि एक ही टाइम पर अगर इसकी और इसकी बात हो तो द क्वांटम बिट, द क्यूबिट इज अगेन 0 and 1 एट द सेम टाइम। सुपरपोजिशन, इट इज सिमिलर टू कॉइनिंग या फिर टॉसिंग अ कॉइन, है ना। टॉस करते टाइम जो हवा में सिक्का घूमता रहता है, आप बोलोगे सर ये हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, आई डू नॉट नो। तो वही चीज है सुपरपोजिशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है क्वांटम इंटैंगलमेंट। क्वांटम इंटैंगलमेंट का मतलब है कि जो भी ये 2 क्यूबिट्स हैं, ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर आप इनको बहुत ज्यादा दूर भी कर देते हो तो भी एक की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरे की अपने आप चेंज हो जाएगी। इट सीम्स लाइक कि इनके बीच में कोई तो कनेक्शन है जिसको कि अभी तक हम लोग पकड़ नहीं पाए, बट दिस इज नोन एज व्हाट, क्वांटम इंटैंगलमेंट। दूसरा क्या है, क्वांटम इंटरफेरेंस। जैसे कि वेव डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, वैसे के वैसे सेम टू सेम आपके क्यूबिट्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास एक कैनवस की बॉल है और उस कैनवस की बॉल को सामने वाली दीवार पर आप तेजी से फेंकते हो, तो क्या वो कैनवस की दीवार जो है उससे वो बॉल पार हो जाती है? नहीं। 2 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो बाउंस बैक कर जाएगा या तो वो दीवार में कुछ तो तोड़ताड़ कर देगा। तो अगर उसको उस पार जाना है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो घूम के चला जाए दीवार के एकदम उधर जहां दीवार खत्म हो रही है, उससे घूम के उधर चला जाए, और जो दूसरा हिस्सा है वो ऐसा है कि इतना तेज लगे कि दीवार धीमी पड़ जाए, उसको वो तोड़ कर निकल जाए। तो दिस इज वन वे जिससे कि वो दीवार को क्रॉस कर सकता है। लेकिन क्यूबिट्स के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। क्यूबिट्स जो है वो मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स, इनफैक्ट जब आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो भी आपके शरीर से मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स अभी अभी पास होकर निकल गए होंगे, यू विल नॉट रियलाइज इट। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि यार इनके पास एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स पर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये मोटे मोटे दीवालों से भी पास हो सके, बट वो लोग पास कर जाते हैं। आखिरकार इसके पीछे जो पूरा राज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग। इट सीम्स लाइक कि वो इस दीवार को पार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, बट दे पास, वो उस दीवार से पास कर जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कुछ मेजर इंटरनेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग कोलैबोरेशंस की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन का एक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप 2018 का है। ऑकस क्वांटम अरेंजमेंट 2022 का है। फिर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2021 में क्वाड लीडर्स के द्वारा दी गई थी, ये एक हो सकती है। और सर्न का एक क्वांटम टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, हालांकि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक कि ये वाला जो पूरा मुद्दा है आप लोग इसको डिटेल में इसको पढ़ लेना। आई होप कि ये पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है आपके बेसिस पर। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स विच स्टिल हैव्स टू बी डिस्कस्ड, और जिसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो इट विल बी अ वेरी लेंथी वीडियो। आई विल प्रॉमिस कि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के साथ में मैं बाकी के आर्टिकल्स को भी इंटीग्रेट करके आपके सामने जरूर से रखूंगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। हम लोग इसके आगे के आर्टिकल्स को भी बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन बस आज के लिए कुछ इमरजेंसीज की वजह से मुझे आज ये वीडियो यहीं पर पॉज लेनी पड़ रही है। बट डू नॉट वरी अबाउट इट, जो भी इसका नेक्स्ट चैप्टर है उस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको कंप्लीट तरीके से यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसी में बता दूंगा कि इसमें आईसीटी जो है ये पूरा भले ना हो, लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसके एंड में हम लोग आईसीटी के बचे हुए टॉपिक्स को भी बड़े डिटेल में कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आज के लेक्चर को कैसा महसूस कर रहे हो समझने के बाद में? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अभी भी इसमें बचे हुए हैं, आई कैन से दिस, और उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।